तो जय हिंद एसएससी सीजीएल वाले, देखिए जो है आप लोग का ऑपरेशन 50 के तहत अब जो है बैच का यह चौथा दिन है, यानी प्रैक्टिस सेट 4 है। तो आप लोग का जैसा कि एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो आप लोग के लिए समय अभी बहुत कम है। जितना भी समय है इसमें पिछला साल के जितना क्वेश्चन उतना सोल्व कीजिए, ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन दिखने को ना मिले, जिससे घबराहट ना हो, ठीक है। और इसमें इसीलिए आपके लिए हम जो है बैच लेकर आए हैं। आप लोग एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, डेली का डेली देखिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और मैथ में 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। उससे पहले आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि टेलीग्राम एक चैनल है मेरा, यही नाम है एजुकेशन बाई रूपक गुप्ता। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उससे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सारे सूचना जो है हम उसी में डालते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किया जाता है, इसलिए आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाए। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यदि x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक मान है, वास्तविक मान है, ठीक है। तो 25 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 सेक स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर त्रिकोणमिति का सवाल पूछा, अब बोला इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको जितना फार्मूला याद होगा ना, उतना आप तेजी से जो है सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो एक फार्मूला हमारे ओर से भी याद रख लीजिए यहाँ पर, जैसे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हो, या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा हो, ठीक है। तो ये दोनों का मिनिमम मान अगर पूछेगा, मिनिमम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ इस पर पूछा है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा ये भी बता रहे हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग लिखना नहीं भूलिएगा। जैसा अब इसमें जो है इसका पूछा है, तो ये दोनों का सेम होता है, इसलिए एक जगह लिखा दे रहे हैं। इसका वैल्यू दुगो होता है, जैसे एक नंबर में अगर ए का वैल्यू जो है बी से ज़्यादा हो या बी के इक्वल हो, तो इस स्थिति में जो है मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान हो जाएगा 2√AB, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है, अगर ए छोटा हो बी से या इक्वल टू हो, मतलब बराबर हो, तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी। कोई दिक्कत? तो सीधा सीधा देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 25, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 9, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 9। ए जो है बी से छोटा है या बड़ा है, बताइए। सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो है बी से बड़ा है, क्योंकि 25 से 9 है, यानी ई वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा 2√AB, यानी 2 रूट अंडर ए का वैल्यू 25 है यहाँ पर, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9, गुना है, गुना ए बी का मतलब गुना। तो 2 है यहाँ पर और गुना रूट है 25, तो क्या निकल जाएगा 5, रूट के अंदर 9 है तो क्या निकल जाएगा 3, 5 गुना 10 30। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यह आपको हम समझाए हैं, नहीं तो एग्जाम हॉल में यह 5 सेकंड ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग समझते चलिए। यहाँ पर जो है इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत आदमी को जैसे दिक्कत हो जाएगा ए बी क्या है। तो ए बी कौन सी होता है, इसमें इसका कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है 25, इसका कथी है कोफिशियंट, गुणांक है, जो उसके साइड में लिखा हो बस उसका वैल्यू हो जाएगा, उसमें ज़्यादा सोचने का बातें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 5वां हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया गया। उसने अपने पास बचे केले के 2/5वें हिस्सों को 15% लाभ पर और शेष केले को 10% लाभ पर बेच दिया। उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले उसका जो सामान था उसको कुछ मान लीजिए। तो देखिए परसेंटेज वाला सवाल आता है तो सीधा 100 मानिए पहले, ठीक है। चलिए हम मान लिए उसका कुल सामान क्या था 100, ठीक है। कुछ केले खरीदा, मान लीजिए 100 को केला खरीदा, एक केला का दाम 1 रुपया, 100 केला का दाम कथी होगा 100 रुपया, यानी केला की संख्या रुपया दोनों है। उनमें से 5वां हिस्सा सड़ गया, 5वां हिस्सा मतलब 1/5, तो कितना 5 गुना 10 20 सड़ गया, तो कितना इसके पास बचा 80, 80 बचा ना। और उसने इसको फेंक ही दिया, तो इसलिए कर दिया हम फेंक दिया। अब उसके पास जो केला बचा है उसका 2/5वां हिस्सा, यानी इसका 2/5वां हिस्सा कितना होगा 2/5, तो 5 से एथी होगा भागा तो कितना होगा 16 16 दूना 32, तो 32 ही हो जाएगा। तो कितना शेष बचेगा 2/5वां के अलावा कितना शेष बचेगा, तो 32 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 48। अब कह रहा है 5वें हिस्सा को 15% के लाभ पर, यानी 15% के लाभ पर, इसके बाद कथी कर रहा है शेष को 10% के लाभ पर, इसको 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत देखिए, तो सीधा 15% इसका आप निकालिए। तो 32 का 15% कैसे निकलेगा तेजी में, तो ध्यान से देखिए।
10% के लिए सीधे एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 3.2 हो गया। 10% के लिए 3.2, तो 5% कितना होगा इसका, क्या होगा, आधा होगा। तो 32 का आधा 16, यानी 1.6, 1.68 कीजिए, कितना होगा 4.8, यानी 4.8 लाभ पर बेच रहा है ये। इस सामान को कितना लाभ पर बेच रहा है, 4.8, और जबकि इसका 20 रुपये पहले ही खत्म हो चुका है। इस सामान को कितना लाभ पर बेच रहा है, तो 10% सीधे 4.8 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको 4.8 के लाभ पर बेच रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में कितना हो रहा है इसको लाभ, खाली लाभ देखिए, 4.8, 4.8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 4 8 8 8 16, यानी 9.6, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 6। इसको क्या हो रहा है लाभ, क्या हो रहा है इसको लाभ हो रहा है। लेकिन 20 रुपये इसको पहला ही लॉस हुआ है, तो लाभ से अगर इसको भरपाई करते हैं तो कितना आएगा इसका, अभी हानि होगा इसका, क्योंकि 9.6 रुपये तो क्या हो रहा है इसका लाभ हो रहा है, लेकिन 20 रुपये इसका नुकसान हो चुका है। तो अब कितना नुकसान बचेगा इसका, 9.6 घटाइए जो लाभ कमाया है, तो 9.6 घटेगा तो कितना होगा इसका, सीधे घटा दीजिए 10.4, यानी पूरा में 10.4 का हानि हो रहा है, पूरा मतलब 100 में, तो 100 में जो रहता है उतना ही परसेंट, 10.4% इसका सीधे हानि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ आएगा, बहुत डिटेल में बताएं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, संख्या इतना 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है, p माइनस क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। सीधा सीधा सब कोई जानता है कि अगर 7, 11, 13 से किसी संख्या में भाग लग रहा है, यानी वह जो है संख्या रिपीटेड होगा, यानी 3 अंक का संख्या क्या हो जाता है उसमें रिपीटेड। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पी क्यू आर लिख दें यहाँ पर, तो यहाँ भी पी क्यू आर ही हो, ठीक है, इस संख्या, क्योंकि 3 अंक का संख्या 2 बार रिपीटेड अगर लिख दिया जाता है तो वह 7, 11, 13 से करता है, ठीक है। तो यहाँ भी बात यही है, 3 को संख्या लिख दिया गया है, अब इसी को लिखा गया होगा यहाँ पर 8, और फिर 2 है तो 2, देखिए 2 सेम टू सेम हो रहा है, फिर इसके बाद 3, यानी पी का वैल्यू 8, क्यू का वैल्यू 3, तो पी माइनस क्यू का वैल्यू बताया था, 8 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। देखिए 4 में क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 50 डिग्री, यदि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक एक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण बी और सी किसके बराबर होगा। अब देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, चलिए यहाँ पर हम ए बी सी लिख दिए, ठीक है। कोण ए का वैल्यू 50 डिग्री दिया, यहाँ पर 50 डिग्री हम लिख दिए, ठीक है। कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक यहाँ पर मिला है, कोण बी कोण सी का समद्विभाजक यहाँ पर, ठीक है, यानी दो जो कोनों को बराबर हिस्सों में बांटे उसे क्या बोलते हैं समद्विभाजक। अब इसको ओ पर काटा है, देखिए बोला एक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो कौन बी ओ सी किसके बराबर है, बी ओ सी, यानी इसका वैल्यू हमको निकाल, तो इसका सीधा सीधा सूत्र होता है कि 90 प्लस थीटा/2, यानी इसके ऊपर वाला जो कोण होता है ना, यानी कोण ए बाई 2, तब 90 प्लस 50/2 कितना होगा 25, यानी 115 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए 5 में क्या है, 256 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और 9% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपए है, 9% प्रति वर्ष की दर से कितना पैसा निवेश। हाँ, अब ध्यान से देखिए, इसमें एलिगेशन लगेगा तो आराम से निकल जाएगा इसका, 7% पर कुछ हिस्सा दिया गया था 9% पर शेष हिस्सा दिया गया था, टोटल उसे कितना ब्याज मिला था। ये 3 साल का है तो पहले 1 साल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट 1 साल का हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 साल का है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से भगा दे दिए 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3 नवा 27, 1 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1944 हो जाएगा। अब 1944 और यहाँ पर हो जाएगा कौन सी बाटा में 256 और गुना यहाँ पर 100, ठीक है। इतना परसेंट जो है उसको ब्याज मिला है कुल सभी पर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर अगर काटेगा तो 8 से कटेगा कि ना, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट जाएगा, देखिए 8 3 का 24 तो हो जाएगा, 8 दूना 16 यहाँ पर कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16 या 3, 8 चौका 32 और 2, 8 3 का 24, यानी 243/32, ठीक है। अब इसमें भागा नहीं लगेगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा ही नहीं, तो इसमें क्या करना है, तो सीधा 243 बटा क्या लिख देना है 32 यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब बताइए इतना परसेंट जो है इसको सभी पर जो है ब्याज इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सोचिएगा तो आगे क्या दिमाग लगाया जा सकता है बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखिएगा ध्यान से, तो इसको अगर इसमें से इसको घटाइएगा या इसमें से इसका अंतर निकालिएगा तो बहुत मुश्किल, ठीक है। तो सबसे अच्छा बात है कि 32 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 32 से गुना करिए यहाँ पर, तो कितना 9 दूना 18 का 18 में 1 9 का 27 है 28, 288 होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख लीजिए 32 से गुना करेंगे, गुना 32 तो कितना हो जाएगा 7 में 74 हाथ में 7 का 21 है 22, 224, 288 या 243 हो गया। अब इसका एलिगेशन लगा दीजिए, 8 में से 3 घटा
5, 8 में से 4 घटा 4 और 2 में से 2 घटा खत्म 45 रेशियो इसका कितना आ जाएगा 43, तो इसमें से घटाएगा तो कितना आ जाएगा 16 3 19 यानी 45 रेशियो 19 इसका आएगा। ठीक है, यानी 7% पर जो दिया गया है वो 45 है और 9% पर जो दिया गया है वो क्या है 19, और दोनों का जोड़ कितना दिया है, कुल कितना ब्याज दिया है रुपया, कितना रुपया ब्याज पर दिया है बोलिए। तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 4 5 1 6 64 का वैल्यू कितना है 156 ठीक है, बस यहाँ पर काट दीजिए 16 चौका 64 और 16 16 यह 256, फिर काटेगा 4 से तो 4 चौका 16 यानी 400, 401 का वैल्यू आ गया। पूछा क्या है 9% के दर पर कितना दिया गया, तो 9% के दर पर कितना दिया 19, 19 चौका 76 यानी 7600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा, इसका शॉर्ट यही है। ठीक है, दूसरा मेथड से जाइएगा तो थोड़ा और लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में एक वृत्त अंतर्निहित। ठीक है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में एक वृत्त अंतर्निहित यानी एगो वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे बना दिए। ठीक है, इसका मतलब है कि एबीसीडी में एगो वृत्त अंतर्निहित है, इसका अंदर है बिल्कुल, जो भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए को ए बी बी सी सी डी और डी ए को पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है। ठीक है, ए एस इक्वल टू 6, ए एस 6 है, पी सी बराबर 12, इस यहाँ से लेकर यहाँ क्या है 12 और सी आर बराबर 5, सी आर बराबर कितना है 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा, अब ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हम लोग को। ठीक है, इसके लिए आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम बार बार बोलते हैं कि ज्योमेट्री जो होता है या त्रिकोणमिति यानी एडवांस में जितना भी होता है उसमें आपको जितना फार्मूला याद होगा ना उतना आपको काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक थ्योरम होता है कि किसी अगर एगो बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो सभी का लंबाई सेम होता है, यानी ई 6 है ना हाई तो हाई 6 होगा। अब खाली हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, इसका मतलब भाई यहाँ से यहाँ 6 है जहाँ स्पर्श किया है वहाँ से, अब यहाँ से यहाँ निकल जाएगा तो सीधा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, इसको निकालना है तो इसको निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकले, पूरा 12 है। अब देखिए ई 5 है तो हाई एगो बिंदु से इधर भी है इधर भी है, तो हाई 5 है तो हाई कितना हो जाएगा 5, और सभी 12 है तो हाई कथी हो जाएगा 7, जब ई 7 है तो हाई कथी हो जाएगा 7, क्योंकि हाई बिंदु से हाई है 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या है, 12 16 6 का चौथा अनुपात 4 के तीसरा अनुपात के बराबर है, के का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है 12 18 6 का चौथा अनुपात, इसका 12 और 18 का 6 का चौथा अनुपात क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि 3 को दिया रहता है तो चौथा सीधा x हो जाता है। 12 बटा 18 बराबर 6 बटा 1 मान लिए इसको, 6 दूना 12 दूना 18, x का वैल्यू क्या आ गया 9। अब इसका चौथा अनुपात इसके तीसरा अनुपात के बराबर है, तो इसका तीसरा अनुपात क्या होगा 4 बटा के बराबर के बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चौथा वाला यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो 4 और के तीसरा अनुपात क्या होगा बोलिए, तो तीसरा अनुपात वही तो होगा जो इसका चौथा अनुपात क्वेश्चन में बोला है, यानी यहाँ पर इसके नीचे का वैल्यू दे दिया है 9, यहाँ पर 9। ठीक है, अब सीधा सीधा देखिएगा तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 गुना 4, स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, 3 और 2 निकलेगा तो 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात आप लोग समझे है कि ना, मतलब कहने का मतलब है इसका चौथा अनुपात इसके तीसरे अनुपात के बराबर होगा, तो इसका अगर तीसरा अनुपात लिखना हो तो ऐसा ही तो लिखाता है 4/k = 2, जो यहाँ रहता है इसको सेम, और तीसरा अनुपात यहाँ पर लिखाता है जो कि तीसरा अनुपात किसके इक्वल टू इसके चौथे का, तो इसलिए चौथा निकाले हैं 9, इसलिए यहाँ पर 9 रख दिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या है, त्योहार के मौसम में एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ठीक है, छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, यदि वह कोई छूट नहीं देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा सीपी रेशियो एमपी क्या होता है 100 - d% अनुपात। देखिए सीपी रेशियो एमपी बहुत फार्मूला यूज होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा, 100 - d% अनुपात 100 + p%, पहले भी वीडियो में हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो हर एक वीडियो में बताना जरूरी नहीं है, इसलिए आप लोग सभी वीडियो देखिए, हम डायरेक्ट भी आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है तो कितना होगा 90, सीपी 90 हो जाएगा, मन में रखिए, लिखने का भी जरूरत नहीं है। लाभ कितना है 20%, तो 20% का मतलब 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का समान है। अब 20 अगर लाभ हो गया तो 20 इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। अब सीधा रेशियो निकाले यहाँ पर 3 3 9 3 4 12, यानी सीपी इतना हुआ एमपी इतना हुआ। ठीक है, 3/4,
अब कह रहा है इसी पर अगर बेच दे जो एमपी है तब कितना लाभ होगा। तो 3 के समान 4 में 1 का लाभ हो रहा है कितना पर 3 पर 1/3 क्या परसेंट होता है 33.3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, एक कार्य को ये 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ये जो है उसको पूरा कर सकते, बी उसी कार्य का 5 गुना 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 गुना अब यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वही काम निकाले, यानी 1 गुना काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 5 गुना 15 दिन में कर रहा है, तो वही काम अगर करना हो सिर्फ 1 गुना वही काम कितना में करेगा, 3 में मतलब 3 दिन में करेगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि उस काम का 5 गुना 15 दिन में कर रहा है, तो 1 गुना कितना दिन में करेगा, 15/5, 5 ही है 15 बस। अब इसका सीधा निकाल दीजिए, अब कराए वो दोनों प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते हैं, यदि एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने के उल्लेख है 1 दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगा। तो बिल्कुल आसान बात, पहले ही निकालिए कितना काम होगा, तो 3 दूना 6 हम निकाल लिए, 2 का एफिशिएंसी आ गया, 1 का एफिशिएंसी 3 और 3 का एफिशिएंसी क्या आ गया 2, बस आ गया। अब कह रहे हो प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हैं, कितना घंटा काम करते हो बात छोड़िए, ये कह रहा है कि 1 दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, दोनों मिल के काम करेगा तो 3 और 2 5 काम होगा, तो 1 दिन में 5 काम हो गया, तो कितना काम बच गया, 1 काम बच गया। तो ये बोला है 1 दिन का अतिरिक्त कितना घंटा लगेगा, तो पहले दिन निकालिए कितना हो रहा है, तो 1 काम बचा और दोनों मिल के करेगा तो कितना की एफिशिएंसी करेगा, 5 की एफिशिएंसी से करेगा, यानी 1 दिन के अलावा इसको 1/5 दिन और लगेगा। लेकिन ये घंटा में आंसर पूछ रहा है कि कितना घंटा, तो इसको घंटा में चेंज कर दीजिए, ये दिन है तो घंटा में चेंज कर दीजिए, तो घंटा में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे 24 से, जो कि नहीं, यहाँ पर 24 से गुना नहीं होगा, यहीं पर गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि दिन में 10 घंटा काम कर रहा है, 24 घंटा नहीं कर रहा है, 10 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए 10 में क्या, राधा अपनी आय का X% बचाती है, ठीक है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 40% वृद्धि होती है, तो एक्स का मान क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगेगा एलिगेशन, जब भी दो चीजों से मिलकर एक तीसरा उत्पन्न होता है तो वहां पर बहुत चांस होता है कि एलिगेशन से ही वो सवाल सोल्व, ठीक है। अब बोला है देखिए इनकम, कम नहीं, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर क्या बनता है, इनकम बनता है। इसको अभी छोड़ दीजिए, X% बचाता है, कितना बचाता है वो बाद में पता चले। आय में 28% की वृद्धि होती है, यानी इनकम में कितना का वृद्धि होती है 28%। क्यों होता है, व्यय में 20% का वृद्धि हो जा रहा है एक्सपेंडिचर में, और उसकी बचत में 40% का, इसलिए तो उसके आय में 28% का वृद्धि। अब यहाँ से एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल लीजिए, क्या होता है यहाँ पर 20 28 का अंतर 8 है, इसका अंतर क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, 4 दूना 8, यानी 3:। अब कह रहे हैं यहाँ पर एक्स का मान क्या है, ये अपनी आय का X% बचाती है, यानी आय का जो है कितना परसेंट बचा रहा है। तो देखिए ये एक्सपेंडिचर आया 3, सेविंग आया 2, तो आय का फॉर्मूला क्या होता है, आय का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये तो 2 के जोड़ने से आय निकलता है। तो देख लीजिए आय तो पहले नीचे आ जाएगा 5, 3 और 2 5 ही आय हो गया, क्योंकि इसी पर बताना है कितना परसेंट बचा रहा है, बचत कितना है 2, 2 बचा रहा है, तो 2 5 का क्या परसेंट है, तो ऐसे गुना कर दीजिए, 5 से कीजिएगा तो 20 और 20 दूना 40, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या है, दो संख्या है 2:3 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा, तो ये तो बाद के बात है कि 8 जोड़ेंगे, पहले उस संख्या मालूम कर, ठीक है। देखिए जब भी कोई रेशियो दिया हो और उसमें एक में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या दोनों में, तो उसमें जो है सीधा सीधा एक बात याद रखिएगा, जो पहले ओरिजिनल रेशियो इसको ऊपर लिखिएगा रेशियो, जो बाद में आ रहा है उसको नीचे लिखिएगा 5:12। अब क्या क्या करने से आ रहा है ये वाला, अब नीचे लिख दीजिए। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, यानी इस संख्या में 5 घटाया जा रहा है। दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, यानी इसमें 6 जोड़ा जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो 12 दूना 24 गुना कीजिए क्रॉस, 5 3 15 गुना कर दीजिए, 24 और 15 का रेशियो कितना हो जाएगा, थी अंतर 5 और 9 9 हो गया। अब 9 का वैल्यू निकलेगा कैसे, तब 6 बचे, अब इसमें इसमें गुना, 5 6 30, 12 5 60, -60 है। अभी दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 नहीं आएगा 90 आएगा, क्योंकि माइनस में है। माइनस से इधर से अगर आते आते 30 तक पहुंचिएगा, 60 से 90 ना अंतर हो जाएगा, हाँ। इसलिए यहाँ पर 90 हो जाएगा, 9 का वैल्यू 90 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 10। और ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू एक का 10 आया ना, ये सिर्फ इसी में लागू होगा, यही निकलेगा सिर्फ 10 दूना 20, 10 या 30, यानी पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितना है 30। अब कह रहा है प्रत्येक में 8 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा, 8 जोड़िए इसमें 28, 8 जोड़िए कितना होगा 38, अनुपात निकालिए 2 14 19, 14:19,
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या है। एक वस्तु का अंकित 53 है, उससे पहले 15% छूट पर उसके बाद पहली छूट के 20 बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर बहुत आदमी समझने में गलती कर, दूसरा छूट 20% नहीं है। दूसरा छूट देखिए, पहले तो पहले का छूट लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है, 53 20। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन में 16 15% के छूट दिया जाता है पहले, तो 15% छूट दिया जाएगा तो 5 15 या 20, यानी 17 बटा क्या हो जाएगा 20। नहीं तो होगा 17 बटा 20। 20 में 3 बटा दिया जा रहा है, उसका फ्रैक्शन लिख लिए। चलिए अब यहाँ पर कर रहा है 20%। देखिए उसके बाद पहली छूट के 20%, पहला छूट कितना है 15, इसका 20% यानी 20% का वैल्यू 1/5 होगा। अब 5 15 यानी जो है इसका 20% यानी 3% छूट। दूसरा 3% छूट है, यानी 97/100 है। इतना बात समझ आ गया। यानी 100 में 3 छूट जब होगा तो 97/100 होगा लास्ट अंतिम विक्रय मूल्य। अब इसको सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ध्यान से अगर देखिएगा यहाँ पर तो कैसे सोल्व होगा। जीरो से अगर हम जीरो काट दें, और ऑप्शन देखिए अगर देखा जाए तो कुछ दूरी पर ही है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर गुना किया जाए तो 2 दूना 4। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12 यानी 263। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कैलकुलेशन आपको करते करते हालत खराब, फिर 17 से करना पड़ेगा, फिर आपको 97 से। एक यहाँ पर आप कर सकते हैं, और इसमें डिजिटल सम या मल्टीपल ऐसा भी कोई चीज़ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बोल दिया है निकटतम। जब भी निकटतम में बोलता है तो उसमें जो है सारा कैलकुलेशन का रूल स्वाहा हो जाता है, कोई भी ट्रिक नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको भी निकटतम निकालना है, यही ट्रिक। ठीक है, तो निकटतम इस 97 है तो सीधा सीधा 100 कर दीजिए, इसका निकटतम कथी हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कम था हम लोग ज़्यादा बढ़ा के माने। इसको इसको जब काटेंगे तो काट दिए, यहाँ पर कर दिए हम। अब 17 से एक बार गुना कर दिए, 17 छक दिलोतर से हाथ में 10, 17 छक दिलोतर 102 और 10 112, 112 के दो हाथ में 11, 17 दूना 34 है 11 45, यानी 45 क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 22। ठीक है, और यहाँ पर एक हम लोग गलती कर दिए, इस पर 2 को जीरो मतलब नहीं है, मतलब ये जो 97 था ना, 97 जो था तो सीधा 100 मानिए, मतलब 97 से 3 ज़्यादा हम बढ़ा दिए। निकटतम कथी होगा 100, यहाँ पर 2 को जीरो 900 थोड़े हो जाएगा, स्टिक से मतलब ऐसे लिखा गया 100 से 100 ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम देख रहे थे कि इतना तो आंसर ही आ जा रहा है, फिर उतना ज़्यादा कैसे आ जाएगा जब गुना होगा। तो अब देखिए इतना ही आंसर आ रहा है हम लोग का, आ रहा है ना, लगभग में आ रहा है, क्योंकि लगभग में हम लोग माने हैं 97 था तो हम लोग कितना माने हैं 100, तो ज्यादा हम लोग माने हैं, यानी जो भी आंसर आएगा इससे कम में आएगा। और कम आएगा तो ज्यादा भी कम नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा भी कम नहीं आएगा, यानी ये तो आंसर नहीं होगा, और ज्यादा भी कम नहीं, एक बार 41 से थोड़े आएगा, 43,000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि मात्र 3 ही तो इंक्रीज किए थे हम लोग अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए 13 में क्या है। एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत 55.5 किग्रा है। ठीक है, यदि 60 किग्रा के औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ता है। ठीक है, प्रारंभ है कक्षा में छात्रों की संख्या। ठीक है, यदि औसत का यदि आपको समझदारी अच्छा से है तो इसका आंसर भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए एक बात बताइए हम, जब 4 को छात्र कक्षा में शामिल हो जा रहा है तो सभी का औसत, इस शामिल होने के बाद हम मान रहे हैं छात्रों की संख्या x, इस शामिल होने के बाद तो सभी का औसत कितना से इंक्रीज हो रहा है 360 ग्राम से हो रहा है। ग्राम में है, याद रखिएगा। लेकिन इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो 4 छात्र आ रहा है वह औसत जितना था उससे ज्यादा ज्यादा लेकर आ रहा है, इसलिए तो इंक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा इंक्रीज होता। 55.5 था, इंक्रीज औसत में कितना हो गया 60 हो गया, तो 4.5 का इंक्रीज हुआ। तो 4.5 का इंक्रीज कितना पर हुआ, 4 को छात्र आ रहा है, 4 को छात्र देख रहा है, चारों छात्रों का ये औसत है 60, यानी एगो आदमी 4.5 kg ज्यादा लेकर आ रहा है। चारों आदमी कितना लेकर आएगा ज्यादा, 4 5 20, 4 चौका 16 2 18। ठीक है, और एगो अंक के बाद दशमलव तो यानी 18, यानी 18 kg ज्यादा लेकर हुआ है। कितना ज्यादा लेकर आएगा 18 kg, जबकि यहाँ पर ज्यादा कितना आ रहा है x गुना 360, तो ये 18 गुना कितना कर देंगे 1000, क्योंकि ग्राम में चेंज करना है, केजी आया था। ठीक है, ग्राम में है, यानी इतना अधिक था ना, तो यहाँ पर हम निकालिए टोटल कितना अधिक हुआ, और यहाँ पर टोटल कितना ज्यादा आया, तो दोनों सेम होगा ना, इसलिए इसको इक्वल कर दिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर निकालने में बिल्कुल, अरे दो ना 36, 2 से काट दीजिए यहाँ पर यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50। और याद करिए ये हम बोले थे 4 शामिल करने के बाद ही x माने हैं 50, तो पूछ रहा है प्रारंभ में पहले कितना था, 4 घटा दीजिए 46 इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए 14 में क्या है, यहाँ पर एक वस्तु का बेचने पर हरि को 8% की हानि हुई, ठीक है। यदि उसने इसे 300 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 4% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो सीधा सीधा इसका आंसर निकल जाएगा। 12% का वैल्यू सीधा दिया है, दोनों में कितना का डिफरेंस है, ये हानि हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, ये माइनस में है। 12% का डिफरेंस कितना है, 300, ठीक है। अब पूछा है उसका क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% हो, और उसी का ही 12% निकल 300 बटा 12 और गुना यहाँ पर 100, 3 चौका 12 और 3 से करेंगे तो 100, 4 से करेंगे 25, 2500 सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मान लीजिए इस तरीका का आपको समझ नहीं है कि आखिर इसको क्यों जोड़ रहे हैं, तो सीधा सीधा 100 मान लीजिए हम उसका सीपी क्रय मूल्य 100 है, 8% के हानि पर बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, 92 में। उसने 300 अधिक में बेचा होता तो 4% का लाभ होता, तो 4% का लाभ होता तो कितना में बेचता, 104 में। पहले 92 में बेच रहा था, लेकिन 4% का लाभ हुआ तो कितना में बेच रहा है, 104 में। यानी कितना ज्यादा बढ़ा है यहाँ पर, 8 4 12 ही तो इंक्रीज किया है, 12 ही ना है। अब बोला है रियल में 300 अधिक में बेचा होता, तो 12 का वैल्यू 300, फिर ये ऐसा ही 100 का वैल्यू निकालिएगा, बात वहीं पड़ेगा, 2500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 14 हो गया, चलिए 15 में। 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी हुई, और मंगलवार को 20% की वृद्धि, और बुधवार को फिर से 8% और गुरुवार को 5%। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य इतना रुपया है तो सोमवार को 1 ग्राम सोने की सिक्के का प्रारंभिक मूल्य कीमत क्या था। मान लिया हम उसका मूल कीमत x था, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, सोमवार को जो मूल कीमत है इसका, इसमें 10% की कमी हुई, तो 10% की कमी मतलब 9/10 बचा यहाँ पर, गुना। मंगलवार को 20% की वृद्धि, 20/100 यानी 6/5 हो गया इसका। और बुधवार को फिर से 8%, ठीक है, बुधवार को फिर से 8% इंक्रीज हुआ, तो 4 दूना 8 और 25 चौका 6 यहाँ पर, ठीक है। यानी 27 बटा कितना हो जाएगा, 25, फ्रैक्शन उसका लिख दिया हम 8% का। फिर कह रहा है गुरुवार को 5% की वृद्धि, तो 5% मतलब कितना हो जाएगा, 1/20, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि इस सभी बढ़ के गुरुवार को अंतिम मूल्य 5511.24 रुपए हो जाए, ठीक है। तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक यानी एक्स का वैल्यू नहीं, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन इसमें कितना है, लेकिन एक चीज अगर यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा ना, बिना कैलकुलेशन किए हुए आप इसका, ठीक है। अब देखिए दिमाग के यहाँ पर जो है एग्जामिनर कोई ना कोई रास्ता छोड़ कर जाता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको 1 मिनट से या 1.5 मिनट से ज़्यादा में सोल्व, ठीक है। ऐसे में एक आध को आ जाए एक्सेप्शन में, वो बात अलग है, उसका तो कोई माने नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर दिमाग लगाइएगा तो ऑप्शन का खेला बहुत आजकल एग्जाम में चलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो डिजिटल सम लगाने में आपका हालत खराब हो जाएगा, यहाँ पर आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। क्या था, और 20 था, काट के यहाँ 20 सही से। चलिए देखिए अब यहाँ पर डिजिटल सम क्यों नहीं लगेगा, तो डिजिटल सम लगाने के लिए पहले तो इसको 100 यहाँ पर करिए, तो डिजिटल सम लगाने के लिए दशमलव उड़ा दिए हम, 100 यहाँ पर कर दिए, ठीक है। और इसको हम मिटा भी दे रहे हैं, ताकि हम जो तरीका बताएंगे एकदम फट से सोल्व कैसे होगा अभी बता, ठीक है। बस अब यहाँ पर देखिए डिजिटल सम अगर आप लगाइएगा तो कैसे आपका हालत खराब हो जाएगा। देखिए डिजिटल सम लगाने के लिए बाटा में अगर 3 आ रहा है ना, 3 है ना, उसको काटना पड़ता है, और ऊपर में ये सभी जो है ना, ये सभी नीचे जाएगा। देख लीजिए इसमें कितना 3 और 9 है, काटते काटते आपका हालत खराब, ठीक है। तो डिजिटल सम तो फेल आ गया पूरा तरह से। अब सीधा सीधा यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सब में जीरो का संख्या जो है डिफरेंस है, 3 गो है इसमें, ठीक है। तो जीरो की संख्या पर भी ध्यान दीजिए, हालांकि इसमें 2 गो में 3 है, फिर भी कोई बात नहीं है, जीरो की संख्या पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि साफ साफ इसमें इधर देखिए 20/50 है, तो हाई तो 2 गो 100 से हाई 2 गो, एगो 100 खत्म हो, दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखना है कि इसके लास्ट में कई गो जीरो आएगा, तो ध्यान से देखिए इस संख्या में कई गो 2 है, तो ये था करने के लिए पहले 2 से भागा दीजिए, 2 से लगा यानी एगो 2 तक पक्का होगा। अब 2 गो 2 है कि नहीं, तो 4 से भागा दीजिए, 4 छक 24, यानी 2 गो अंक 4 से कट गया, तो 4 से कट रहा है, यानी 2 गो 2 इसमें है बिल्कुल। और 2 गो 2 है तो इसमें से एगो 2 काट भी सकते हैं, चलिए 2 तिहाई 6, 2 से काट दीजिए यहाँ पर, 2 दूना 4, 1 2 सते 14, 1 2 5 10, 2 5 10, 2 छक 12, 2 दूना काट दिए हम। अब देखिए इस संख्या 4 से नहीं कटेगा, सिर्फ 2 से कट रहा है, यानी इसमें 2 एगो 2 था जो एगो काट दिए, तो अब एक एगो 2 बचा, इसमें एगो 2 बचा, एगो 2 बचा। देखिए समझाने में समय लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। देखिए इसमें एगो मात्र अब 2 बचल है, अब दूसरा कहीं भी 2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखिएगा तो 10 तो पहले से एगो जीरो, और एगो 2 है तो इसको
इसको 0 करने के लिए एगो 5 जरूर चाहिए, तो एगो 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो एगो 5 है, गुना होगा तो एगो 0 तो यह हो जाएगा ई, और एगो 0 हाई वाला हो जाएगा, या इधर से इधर जाएगा तो गुना ना होगा, यानी जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल उसके लास्ट में 2 0 होगा, 3 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एक एगो है, और यहाँ पर 5 यहाँ पर है, तो एक एगो ना आएगा 0, आएगो 0 पहले से है, तो ये 0 हुआ 2 बन रहा है। नहीं तो 0 का संख्या लाने के लिए जितना 2 उतना 5 भी होना चाहिए, सिर्फ 5 3 गो है, 2 एक एगो तो एक एगो 0 बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सीधा सीधा देख रहा है कि लास्ट में 2 0 होगा, और एक ही ऑप्शन में 2, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ये हम समझाए हैं तब समय लगा है, नहीं तो 10 सेकंड का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 16 नंबर, ठीक है। अब बहुत आदमी सोचेगा सर ये तीनवा ये सब यहाँ पर जो है इसमें कटेगा कि नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं भी निकटतम मान नहीं कहा है, निकटतम वैल्यू नहीं बोला है, यानी ऊपर जितना है ऊपर से सब कट जाएगा, ठीक है। तो अभी बोला है एक्यूरेट वैल्यू पूछा है यहाँ पर, इसलिए हम डायरेक्ट 0 वाला सूत्र वहाँ पर लगा दें। निकटतम वैल्यू कहा था ना, तब वहाँ पर वो नहीं लगता, तब दिक्कत हो जाता। चलिए यहाँ पर देखिए 3x - 4 के पावर होल क्यूब में जो है x का गुणांक क्या होगा, अगर विस्तार रूप से लिखते हैं तो x का गुणांक यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जब भी a - b का होल क्यूब आता है या a + b का होल क्यूब, तो कहाँ पर x आता है फॉर्मूला में। a - b का होल क्यूब क्या होता है बताइए, तो a - b का होल क्यूब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब - b क्यूब माइनस 3ab² ये प्लस होता है। चलिए तो यहाँ पर -3ab² हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर -3a² + 3ab² हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए x का गुणांक पूछा है यहाँ पर, ठीक है, यानी इसका इसका जो है यहाँ पर a, इसका गुणांक पूछा है, तो a किस में आ रहा है, 3ab² में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो a आ नहीं रहा, यहाँ पर a² आ रहा है, जबकि यहाँ पर x का खाली पूछा है। तो यही बस आप निकाल लीजिए 3ab², तो 3 a का वैल्यू कितना है 3x, गुना b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 चौका 16 क्या हो जाएगा, 4 चौका यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, हालांकि -4 अगर हम लेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 और 16 9 44, यानी इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ किसका गुणांक पूछा है, यहाँ पर x का गुणांक पूछा, यानी इसका गुणांक पूछा है इसमें, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हाई वाला वैल्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक है। दूसरा इधर किधरों लेंगे ना, वहाँ पर x नहीं आएगा, ठीक है, स्क्वायर में आ जाएगा, नहीं तो क्यू में आ जाएगा, और नहीं तो b का क्यू आता है तो वो तो लेना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं, देखिए 17 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के भुजा, ठीक है, एबीसी एगो त्रिभुज ए सी 3√7 है, ठीक है। पी भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बीपी रेशियो पी सी 1:2, बीपी रेशियो 1:2 है। एपी की लंबाई क्या होगा, एपी यानी इसका लंबाई पूछा है, इस वाला का लंबाई क्या है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, पहले समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा इक्वल होता है, तो यहाँ से यहाँ लेकर भी क्या हो जाएगा 3√7 होगा, क्योंकि 3√7 है कि नहीं। तो अगर ऐसे में बांटिएगा तो 2 या 3 से भागा देगा तो √7, 1 से गुना कीजिएगा तो √7, 2 से गुना कीजिएगा तो, यानी ये भुजा कितना आ गया √7, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, सभी 60 डिग्री होता है कि ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, बीच में कोण दिया है, यानी साफ साफ इशारा कर रहा है कि यह आपसे कोसाइन फार्मूला पूछना चाहता है, कोसाइन फार्मूला, ठीक है। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए हम इसको मान लिए ए, तो मान लिए बी, इसको मान लिए हम, कोसाइन फार्मूला क्या कहता है, अगर कोई भुजा निकालना हो, जैसे a² निकालना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा देखिएगा तो b² + c² - 2bc cos थीटा, ठीक है। देख लीजिए b² का वैल्यू कितना है √7, यानी मतलब b का वैल्यू √7, तो स्क्वायर करिएगा तो 7, c का वैल्यू 3√7, तो 3 3 9 9 7 63 आ जाएगा, -2bc तो 2 हाई हाई गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √7 7 7 21 21 दूना 42 होगा कि नहीं, 2bc 42 cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, बस काटेगा तो कितना आ जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा ये 70, 70 में से कितना घटेगा 21, तो क्या आ जाएगा 49, तो स्क्वायर है तो √4 रहेगा तो क्या आ जाएगा 7, तो सीधा इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपी का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है बी, कोई दिक्कत। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 18 में क्या कहता है। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्त वापिस किया जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रति वर्ष है तो वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है और प्रत्येक किस्त इतना रुपए है तो लिया गया कुल ब्याज क्या होगा। अब देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला किस्त आता है तो सीधा रेट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रेट वाला कितना है 10%, तो पहला साल 10 है तो 11 दीजिएगा, फिर अगला बार स्क्वायर करके अब लिखा जाएगा यहाँ पर 100 होगा तो अगला साल कितना हो जाएगा 121, 2 साल में देना है। किस्त की राशि होने वाला रहता है, ठीक है। ई वाला आपका मूलधन है, तो यहाँ पर इसको इक्वल कीजिए क्योंकि इक्वल इक्वल किस्त में दे रहा है तो 11 से गुना कीजिएगा तभी तो इक्वल होगा, तो इधर भी 11 से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 100, ये दोनों 121 है 121, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक किस्त यानी 121 का वैल्यू दिया है 65 34, तो लिया गया कुल ब्याज यानी ये दोनों जोड़िएगा तो ये मूलधन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110 80 210 ये 200 कितना आ जाएगा 42, यानी कितना आ जाएगा 32। 32 का मतलब इसमें डिफरेंस कितना आएगा 32, क्योंकि इतना रुपया था आपने इतना रुपया चुकाया, 2 बार में देखे, 2 बार में देखे दिया कितना ज़्यादा चुकाया आपने 32 ज़्यादा चुकाया, तो 32 का वैल्यू निकालना है तो बटा 121 गुना 32 कर दीजिए। अभी पक्का 11 से कटेगा नहीं तो आंसर है नहीं आएगा सीधा सीधा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 11 से कटेगा तो 11 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा। और यहाँ पर एक बात देखिएगा तो बड़ी मजेदार बात है यहाँ पर हम एक में कितना से गुना कीजिएगा जब 4 आएगा, कितना से गुना कीजिएगा 4 से गुना कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा ना तो ऊपर 4 मरतबे ही कटेगा, 4 मरतबे कटेगा। आई 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो लास्ट इकाई अंक 8 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं तो काटना चाहते हैं तो काट लीजिए 11 से, 11 11 121, 11 5 55 10 11 9 99 11 चौको 11 से काटिएगा तो 11 5 55 11 चौको 40, 4 दूना 8, देखिए इकाई अंक आ गया 8, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या कहते हैं यहाँ पर एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा का 1/6 है और लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुना है। 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल कराने का क्षेत्र क्या होगा। यानी पार्क का तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा और पार्क क्या है आयताकार है यानी लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा, और लंबाई यहाँ पर दिया है जो वर्गाकार खेत है इसके भुजा का 1/6 है, पार्क का चौड़ाई दिया है चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 1764 है तो इसका भुजा क्या आ जाएगा सीधा अगर निकाला जाएगा तो स्क्वायर रूट कीजिए इसका, क्योंकि ये स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो इस 1764 आपको याद होना चाहिए कितना का स्क्वायर है ये 42 42 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सीधा अगर 1600 और 2500 के बीच में है ना तो आप देख लीजिए लास्ट में 2 अंक जो है किसका स्क्वायर, लास्ट में 2 अंक कितना है 64, तो किसका स्क्वायर है ये 8 का स्क्वायर है, सीधा 50 में से 8 घटा दीजिए 42 इसका आंसर हो जाए, यानी 42 जो है ए का वैल्यू कितना आ गया 42। अब करें एक आयताकार पार की चौड़ाई, अब जो आयताकार है वो चौड़ाई बी, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा का 1/6 1/6 यानी 7 है, 1/6 अगर करेंगे तो 7 आएगा। और लंबाई लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 4 गुना है, चौड़ाई 7 है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 28, तो दिक्कत कि लंबाई कितना हो जाएगा 28, क्योंकि चौड़ाई का कितना गुना है ये 4 गुना है। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा तो 28 गुना 7 गुना 30 रुपया प्रति स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर का 30 रुपया लग रहा है तो इतना स्क्वायर मीटर का तो गुना 30 कर दीजिए सीधा सीधा। अब सीधा सीधा इसका आंसर निकाल लीजिए क्या आ जाए, ठीक है। तो लास्ट में तो एगो जीरो आएगा ही आएगा, इस कोई दिक्कत है ये नहीं, इसमें जब दिक्कत नहीं है तो हाई दूंगा तो आंसर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होगा नहीं होगा। यह अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो जीरो के बाद में इकाई अंक क्या आएगा देख लीजिए 7 त्रिका 21, 21 में 1 होता है, अभी जीरो इसको छोड़ दिए हम, 1 में 8 से गुना कीजिएगा 8, यानी जीरो के बाद में 8 आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। 20 नंबर देखिए 20 में क्या है, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है, यानी एबीसीडी एक त्रिभुज ए कोण ए का समद्विभाजक, ठीक है, एडी है तो यानी एडी यहाँ आता होगा कहीं पर, ये समद्विभाजक है दोनों कोण इक्वल है, ए बी बराबर क्या है 5, एसी बराबर क्या है 7.5, बीसी 10 है यानी यहाँ से यहाँ लेकर कितना है 10 पूरा, तो बीसी के मध्य बिंदु से एकर दूरी क्या होगा, यानी इसका मध्य बिंदु आपको निकालना होगा और वहां से इसका दूरी निकालना, ठीक है। तो सीधा सीधा देख लीजिए यहाँ पर आराम से हो जाएगा, इसका पहले रेशियो निकाल लीजिए 50 होगा, 25 दूना 50, 25 75 यानी 2:3, तो 2 3 5, 5 का वैल्यू 10 है तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2, आई 2:3 होता है, मतलब अगर जो है त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक अगर ऐसे होता है ना यहाँ पर कोण का समद्विभाजक, तो ये भुजा जिस अनुपात में रहता है उसी अनुपात में हई यहाँ से यहाँ रहता है, यानी ये 2 है तो ये 2 आई 3 है तो 3,
यानी 2:3 तो ये 2:3। अब ये दोनों का योग 5 हुआ, रियल में 10 है, तो 5 का वैल्यू 10 था, 1 का वैल्यू 2 था, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका मध्य बिंदु देखिएगा तो 5 सेंटीमीटर के होगा कि ना दूरी पर, 5 सेंटीमीटर के दूरी पर होगा, जबकि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के यहाँ से दूरी पर है, यानी 1 सेंटीमीटर मध्य बिंदु। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 21 क्या है। एक नाव नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच की राउंड ट्रिप को टी घंटे में पूरा करती है, टी है वहां पर, ठीक है। यदि शांत जल में इसकी गति दोगुना हो जाती है तो वह उसी ट्रिप में 80/161 टी घंटे का समय लेती है, ठीक है, समय लेती है यहाँ पर ठीक है। शांत जल में इसकी गति का नदी के गति से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम में सीधा सीधा रूल है कि नाव की गति को x मानते हैं और धारा की गति को y मानते हैं, यानी x/y पूछा, ठीक है। इसकी गति का नदी के गति से यानी x/y पूछा, ठीक है। अब देखिए राउंड ट्रिप कर रहा है, यानी दो बिंदु है यहाँ से यहाँ, एक बार जाके आ रहा है, इसी को राउंड ट्रिप, एक राउंड मार, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जाके आने में जो कुल समय लग रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है 2dx/x² -y², जो आने में इसको कुल समय लग रहा है उसके लिए टी मान लीजिए कुल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है, यानी टी घंटे में जो है यहाँ पर आ रहा है, तो हम मान लिए डिस्टेंस डी है और ये जो नाव की गति है x है, धारा की गति, नदी का गति y है, ठीक है, शांत जल में, तो वही फार्मूला सेट किए। अब इसमें टी घंटा में करें पूरा करती है तो टी हम यहाँ पर पहले से लिख भी दी, और अच्छी बात है। अब करें अगर इसकी गति दोगुनी हो जाती है, अगर गति अगर दोगुना हो जाता है तो एथी का गति, इसका नाव की गति शांत जल में इसकी दोगुनी हो जाती है, बाकी सेम, तो उसी ट्रिप में इतना घंटे का समय लेते 80/108, ठीक है। यानी अगर 2d x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि दुगुना हो रहा है, ऐसे यहाँ पर करेंगे 2x कितना होगा 4x² होगा, क्योंकि 2x का स्क्वायर -y², अब बराबर, अब t के जगह पर कथी आ जाएगा 80/161t, बस बात खत्म। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए क्या होगा इस, अब x अनुपात y निकालना है, x अनुपात y सीधा, यहाँ पर आप एगो बात कर सकते हैं, t खत्म हो जाएगा आराम से, d भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो t और d जब खत्म होगा, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर कैसे खत्म होगा, इसका रेशियो ना निकालना है, ये दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो इतना अगर हम कर देंगे 2dx बटा x² -y² गुना, इसका अब रेशियो करेंगे इसके बटा ये, तो इसको उलटना पड़ेगा, अब इसको उलट रहे हैं हम, तो ऊपर 4x² -y² अब बटा में 2d 2x, ठीक है, क्या है 2d 2x, 4dx कर दिए हम, ठीक है। अब फिर इतना बाटा करेंगे इतना, यानी t बाटा, तो t बाटा काहे करेंगे गुना कर दे रहे हैं, अब इसको उलट देंगे वहां पर, ठीक है। क्या आ जाएगा 161, अब बाटा में है 80t है, t ऊपर रहता है, ये 80t नीचे आ जाएगा, t से t खत्म हो जाएगा, 161 रेशियो कितना आ जाएगा 80, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2dx से ही काटेगा तो क्या मरतबे कटेगा 2 मरतबे, क्योंकि dx से dx खत्म, 2 दूना 4। अब देखिए 4x² -y², अब बाटा यहाँ पर 2 × x² -y², अब बराबर में 161/80, ठीक है। अब इसको गुना भागा कीजिएगा कैलकुलेशन, तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रेयर में आता है एग्जाम में, अब एक्सेप्शन आ गया तो हम अब देखिए इसमें अब ऑप्शन का सहारा लीजिए, एकदम जल्दी से बनेगा, नहीं बनेगा सवाल है। देखिए पहली का बात यह है कि अगर हम x को छोटा लेंगे y को क्या लेंगे बड़ा, तो ये संभव है, नाव चलेगा ही नहीं, मतलब नाव के गति धारा के गति से कम लेंगे तो क्या नदी में नाव चलेगी, नहीं चलेगी, इसलिए ये तो बिल्कुल होगा नहीं, या तो ई हो सकता है, ये हो सकता है। तो वैल्यू रख के देखिए, अगर ई वैल्यू हम रखते हैं 2:1, x का वैल्यू x अनुपात y है ना, आंसर, अगर 2 रखते हैं y का 1 रखते हैं, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर 161 है, यहाँ पर 80 है, आई 2 1 है, तो जब इसमें गुना करेंगे घटाएंगे तो कितना, ये तो बहुत छोटा ना आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा कि नहीं, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना, तो रख के देख लीजिए 2 दूना 4, 4 चौका 16, फिर -1 कीजिएगा 15 ऊपर आ रहा है, कैसे हो जाए। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि खुद ही 161 है, अब 161 स्क्वायर कीजिएगा 4 से गुना करके y स्क्वायर 40 से घटाएगा तो 161 आएगा, तो ये तो इहो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप कहते कि सर सी का है पहले ही काट दिए, तो ठीक है भाई मत काटिए, इसको आप रखिए, क्योंकि अगर दो अगर चीज़ आपके पास देगा ऑप्शन, तो पहले इजी वाला ना कीजिए कोशिश, तो ये रह के देख लीजिए बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देख चलिए इसको रखते हैं, एक्स का वैल्यू 11 है, वाई का वैल्यू क्या है 1, तो 11 121, 121 गुना 4 कितना हो जाएगा 484, माइनस वाई का वैल्यू 1 है तो -1,
अब देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 11 के स्क्वायर 121 माइनस 1 के स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 120, यानी 483 बटा में 483 बटा में कथी हो जाएगा बताइए तो, 483 बटा में 240 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 आठ 24, 180 अनुपात 80 आ जा रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो बिल्कुल आंसर डी होगा। देखिए ये टाइम लेकर हम आपको समझाए हैं ना, तो इसमें ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपको 1 मिनट तो लग ही जाएगा, 1 मिनट के आसपास समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। कैलकुलेशन आपको फास्ट होना चाहिए। चलिए, यदि 5 अंकों की संख्या इतना 3 7 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। यहाँ पर जब भी ऐसा आए तो इसमें गुना कर दीजिए, पहले कितना आ रहा है 231 आएगा, इसको याद कर लीजिए, 3 7 11 आता है तो 231। ठीक है, अगर 7 11 13 रहता, यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, वहीं जो 3 अंक एथी होता है, या 2 बार रिपीट होता है 3 अंक की संख्या, ठीक है। तो 231 आ रहा है, तो 231 से इसमें भागा दीजिए, 5 9 3, और जो नहीं है उस पर 9 9 बैठा दीजिए, 9 9 बैठा दिए, 231 से इसमें भागा दे दीजिए। तो करेंगे 231 से, तो 3 मरतबे तो कटेगा नहीं, 2 मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा तो कितना होगा 462, यानी 3 में से घटा 1 है, 3 के 3 1 1 31 आ गया। जब यहाँ पर 131 आ गया, अब क्या करना चाहिए, तो 9 उतरेगा यहाँ, ठीक है। अब क्या मरतबे कटेगा, सही है, 6 मरतबे काटेंगे तो नहीं होगा, 6 तिरका 18, बिल्कुल नहीं। 5 मरतबे, इस 5 मरतबे काटेंगे तो 5 के 5, और यहाँ पर 5 पर 5 हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11, 1155 यहाँ पर, ठीक है। 9 में से 5 घटा 4, ठीक है, 11 में से 5 घटा कितना हो जाएगा 6, 2 में से 1 घटा 1, 164, ऊपर से बाद क्या आ गया 9। फिर जब इसको भागा दीजिएगा तो कै मरतबे कटेगा, 8 मरतबे तो कटेगा नहीं, 7 मरतबे देख लीजिए, 7 दूना 14 और 7 तिरका 21, यानी 7 तिरका 21 होगा तो 10 हो जाएगा 7 मरतबे, 7 एकम 7, और 7 तिरका 21 के 1 हाथ में 2, 7 दूना 14 200 कटेंगे तो कितना, 9 में 7 घटा 2, 4 में से 1 घटा 3, यहाँ पर 32 आ जाएगा, और शेष कितना आ रहा है 32, तो बस यहाँ पर 5 9 3 9 99 में से कितना घटा लेना है आपको, 32 घटा लेना है, जो शेष आएगा उसको यहाँ पर आपको घटा लेना है। तो कितना घटेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 3 घटा 6, हाई तो सेम में रह रहा है, यानी ए की जगह पर 6, बी की जगह पर 7, ए की जगह पर 6, बी की जगह पर 7, तो उसमें रख दीजिए ए स्क्वायर यानी 36, बी स्क्वायर 49, प्लस 7 छक 42, एक कितना हो जाएगा -7, -7 हो जाएगा, 36 में 7 घटा दिए 29, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको 29 आ जाएगा बस। तो ऐसा जब सवाल आता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, वैसा बात हो रही है कि सभी क्वेश्चन आप 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन मार दे रहे हैं, अब बाकी बैठ के झांक मार रहे हैं, ऐसा तो उसमें होगा नहीं। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 3, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12, तो एक्स वाई जेड माइनस 16 है, तो रूट अंडर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 13 का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, और यहाँ पर स्क्वायर वाला नहीं दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसी पर बैठा लीजिए, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड जेड एक्स, ठीक है, बस तो सीधा सीधा आ जाएगा। अब देखिए इतना का तो वैल्यू मालूम करना है, तो इसको लिख दीजिए, चलिए ए हम लिख दिए सभी को, अब -3 एक्स वाई जेड का वैल्यू है -16, तो 16 थे 48, प्लस में हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस पहले से बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 है तो 3 3 9, अब माइनस एक्स वाई वाई जेड सभी का वैल्यू कितना है -12, -12 गुना 3 -36, माइनस माइनस प्लस प्लस 36 हो, ठीक है। अब देखिए ए प्लस यहाँ पर हम लिख दें 48 से बराबर कितना हो जाएगा 45, 45 थी 3 5 5 3 12 135, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 135 में 48 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 87, 87 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल, तो 87 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा आप लिख दीजिए 87, इसी का तो वैल्यू आया है, क्योंकि इसी सब को तो हम ए माने थे, तो 87 और 13 कितना हो जाएगा 100, इस सभी रूट में है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 100 रूट में से निकलेगा तो कितना आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। देखिए 24 में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा लेना है हम, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, देखिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो हम ले नहीं सकते में बोल, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री भी हम नहीं ले सकते में बोल, ठीक है, समझ आ रहा है। और थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि साइन थीटा 1/√2 आ जाएगा। जब √2 आ जाएगा तो रूट हटेगा नहीं, तो 0 के इक्वल टू कैसे आ जाएगा? ये तो संभव है नहीं, क्या है कि इधर कहीं रूट बनेगा नहीं। 45 डिग्री भी नहीं ले सकते हैं। अब थीटा का वैल्यू कितना बचल है? अगर मान लीजिए आप 60 डिग्री रखते हैं, ऐसे में तो अब 30 ना आएगा, लेकिन अगर 60 रखते हैं तो ये साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। और यहाँ पर रूट जब बन गया, स्क्वायर है ये नहीं है, तो वो हटेगा नहीं, हटेगा तो 0 नहीं आएगा। सीधा सीधा कह रहा है कि बेटा 30 डिग्री रखो, 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 यानी 1/4 स्क्वायर है। तो देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2, तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा तो। अब माइनस 30 डिग्री 3 गुना 1/2, अब प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो आ रहा है कि नहीं? सबको 4 बना दो नीचे, तो 2 से गुना कर दो, इसमें 4 से गुना 4 लिख दो बस। 2 से गुना करेंगे तो इधर 6 बन गया, इधर करेंगे तो इधर कितना बन गया? 8। इधर है 3, इधर है 1, यानी -3 और -6 -9, और 8 है 1 9 +9, 9 9 कट के 0 आ जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 30 डिग्री हम रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 30 डिग्री जब रखेंगे हम, तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताइए? साइन 30 का वैल्यू होता है √3, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो उल्टा हो जाएगा इसका 2/√3। अब माइनस tan 30 का 1/√3 होता है, तो 2 में से 1 घटा 1, यानी 1/√3 आ जाएगा। ये पूरा रूट में है, रूट में है कि नहीं? तो जब इसको हटाइएगा आप 1/, और एक तो रूट में से निकलिए जाएगा, एकरा बाटा में √3, एकरा ऊपर एक बार रूट चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाई रूट पर चढ़ेगा ना एकरा ऊपर, हाई तो निकलिए जाएगा एक बार हाई रूट से बड़का से। तो इसीलिए जब ये करेगा, अब यहाँ पर ये बाटा में है, तो जब उल्टा होगा तो √3 ऊपर चल जाएगा, मतलब ऊपर गुना में होगा, यानी सीधा आपको इसका वैल्यू बताना है इस, ठीक है। तो रूट के ऊपर रूट है, तो यहाँ भी 2 रहता है, यहाँ भी 2, यानी जब थी रूट के ऊपर रूट है तो 2 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4, यानी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 4√3। सी नंबर इसका जो है राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखिए 25 में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x - y = 4 है, और x³ - y³ = 16 है, और y 0 से बड़ा है, तो x के पावर 4 - y के पावर 4 का मान, ठीक है। ऐसे तो यदि आप इसका आंसर निकालेंगे यहाँ पर, तो बहुत बड़ा कैलकुलेटिव भी होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि जिस तरह अपराधी जो है अपराध की जगह पर कोई ना कोई सबूत छोड़ के अवश्य जाता है, वैसा ही एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर छोड़ के जाता है, जिससे जल्दी सोल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर ये नंबर छोटा है कि नहीं? छोटा है, यानी ये जो x का वैल्यू y का वैल्यू होगा वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वह छोटे ही होगा, और जिसमें 4 का भी अंतर होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा 316 6 का क्यू और 7 के क्यू के बीच में है कि ना? ज़्यादातर 7 के क्यू के नज़दीक में है कि ना? बिल्कुल है 7 के क्यू के नज़दीक में। और जब 7 के क्यू के नज़दीक में है ही, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं x 7 लाना है हमको, क्योंकि इसमें से ही घटाएंगे तभी तो आएगा 316। जब 7 के क्यू में के नज़दीक में है, मतलब इससे छोटा है, तो x का वैल्यू 7 कैसे आएगा? जब y का वैल्यू 3 रखेंगे तभी तो 3 इधर जाएगा, तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो y का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है? 7। अब इसको इसमें भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करना होगा। तो जब इस इक्वेशन में देखेंगे तो एक्स क्यू है तो 7 के क्यू 343, माइनस वाई क्यू है तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27। अब घटाएंगे तो देखिए 316 आना चाहिए, 316 रहा है कि ना? 13 में से 7 घटा 6, है बचा 3, 3 में से 2 घटा 1, है बचा 3 का 3, 316 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यहाँ पर एक्स का वैल्यू 7 होगा और वाई का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। ऐसे में इसको बेसिक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एग्जाम में इसको छोड़ सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर देख लीजिए 7 रखेंगे तो 7 के पावर 4, माइनस वाई का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का कितना हो जाएगा? 4 पावर हो जाएगा। 7 के पावर 4 आपको याद ही होना चाहिए 2401, माइनस 3 के पावर 4 ये भी याद होना चाहिए, नहीं याद है तो 3 का क्यूब 27 होता है, वो क्रम में 3 से गुना कर दो 81 आ जाएगा। अब 2401 में से 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 2320 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों हम बोल दिए सीधा 2320? क्योंकि 2401 से छोटा ही आंसर आएगा, कोई भी सब बड़ा है, हम बिना घटाइले बोल दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फेमस कीजिए, ताकि हमको हौसला मिले
मिले और ऐसा ही आप लोग के लिए वीडियो हमेशा लाते रहें आपकी सफलता के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।